स्टडी छत्तीसगढ़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के टॉप 500 क्वेश्चन का यह पार्ट 3 होगा। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, ठीक है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर आप उसे भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो CGPSC के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ आपको। आज भी हम लगभग 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सूचना है आपको कहाँ पर प्राप्त होगी, तो टेलीग्राम में प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आपको जो PDF का लिंक है वो भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के पार्ट 3 की। आज का फर्स्ट पॉइंट है, किस पांडुवंशी शासक के समय वेनत्यांग सिरपुर आया था? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, महाशिवगुप्त, ठीक है। महाशिवगुप्त के शासनकाल के समय आपके वेनत्यांग, जो कि सिरपुर की इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। वेनत्यांग कौन था? तो वेनत्यांग था आपका चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री था, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो CU और इस CU की पुस्तक में इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम किस नाम से उल्लेख किया है? तो कियासलोक, ठीक है, कियासलोक, ठीक है, कियासलोक के नाम से इन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। और वेनत्यांग, तो वेनत्यांग जिन्होंने 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी, ठीक है, 7वीं सदी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 7वीं सदी, ठीक है, 7वीं सदी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। और आपको याद रखना है कि वेनत्यांग जो कि मल्हार, ठीक है, इन्होंने मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी, ठीक है, सिरपुर की यात्रा, ठीक है। डेट याद रखेंगे 639 ईस्वी, ठीक है। तो कब इन्होंने यात्रा की थी सिरपुर की? तो 639 ईस्वी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं किससे? वेनत्यांग से संबंधित, ठीक है। अब बात करते हैं महाशिवगुप्त। तो महाशिवगुप्त, तो इनसे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, जो कि आपके CGPSC में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो महाशिवगुप्त है, तो महाशिवगुप्त को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो बालार्जुन की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। बालार्जुन की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो महाशिवगुप्त, ठीक है। महाशिवगुप्त कौन थे? पांडुवंशी शासक थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? तो वाष्टा देवी, ठीक है, वाष्टा देवी। पिता का नाम था हर्षगुप्त, ठीक है। और हर्षगुप्त की जो मृत्यु के पश्चात वाष्टा देवी ने किसका निर्माण कराया था? तो लक्ष्मण मंदिर। और इसी से क्वेश्चन बनता है कि जो वाष्टा देवी कौन थी? तो मौखरी राजकुमारी थी, याद रखिएगा, मौखरी राजकुमारी, ठीक है, मौखरी राजकुमारी थी। और इनका विवाह किससे हुआ था? तो पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त से हुआ था, ठीक है। और इस वंश के, जो पांडु वंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र और अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं? तो महाशिवगुप्त के प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे महाशिवगुप्त, तो महाशिव, ठीक है, तो ये कौन से किसके भक्त थे? तो शैव भक्त थे, याद रखिएगा, शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर किससे संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर किसका मंदिर है? तो विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? तो ये है आंसर आपका केशवदेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो रायपुर कलचुरी शाखा है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लहुरी शाखा, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? तो लहुरी शाखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो लहुरी शाखा है, तो लहुरी शाखा में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। तो कलचुरी राजवंश के, आपको याद रखना है कि जो कलचुरी राजवंश के लहुरी शाखा में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। राजनीतिक सत्ता जो स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो कलचुरी
शाखा के द्वारा की गई थी, ठीक। और कलचुरी वंश का रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है अमर सिंह, ठीक है, जो कि अमर सिंह जो कि आपके अंतिम शासक इसके तो रायपुर शाखा या कलचुरी शाखा के, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, रायपुर के किस युवक को नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था? तो आंसर है आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ठीक है, तो किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए? तो ये आंसर होगा आपका बिलासपुर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको CGPSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेट याद रखेंगे 1921। तो यहाँ पे 1921 में 3 नेताओं का नाम याद करना है जो राष्ट्रीय नेता थे और इन्होंने क्या किया, तो असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। तो 3 नाम कौन कौन से? तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। सेकंड नंबर में आपका सी राजगोपालाचारी और तीसरा नाम है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो कि इन्होंने क्या किया था, तो असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए ये छत्तीसगढ़ आए थे। कब आए थे? तो 1921 का डेट आपको याद रखना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी और जो कि पहला राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो धमतरी में, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे इसे। पहला राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ पर? तो धमतरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही, ठीक है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को आपके गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। और इन्हें गिरफ्तार कर कहाँ डाल दिया गया? बिलासपुर जेल में। और जहाँ पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता की उन्होंने यहाँ पे रचना की, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओजस्वी भाषण देने के कारण आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कि कौन से पत्रिका के संपादक थे? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ पे आप इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहीं पे आपको याद रख लेना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, इनको 1922 को गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाला गया, ठीक है, रायपुर जेल में डाला गया, जहाँ इन्होंने हस्तलिखित पत्रिका या श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका कब किया? तो 1922 में। कहाँ से? रायपुर जेल से। किसने किया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में है? तो क्या पूछ रहा है? आरक्षित वन के बारे में पूछ रहा है और कुल प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये होगा आपका 43.13%, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वनों को प्रशासनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित वन में, संरक्षित वन में और अवर्गीकृत वन में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कि छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वन है, तो ये आपका 100% छत्तीसगढ़ है, तो जिसमें आपके 44.21% भाग किसका है? वनों का है, ठीक है। और ये जो 44%, ठीक है जी, और ये जो 44.21%, तो ये हो गया आपका 100% वन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 100% वन कितना हो गया? कुल वन कितना हो गया? 44.21% है। और इन्हीं 44.21% को 3 भागों में बांटा गया है, आपके आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ठीक है, तो ये जो 100% है आपका 100% वन हो गया,
ठीक है, 44.21% जो कि आपका छत्तीसगढ़ का कुल वन है। ठीक है, कुल वन कितने प्रतिशत है, तो 100% छत्तीसगढ़ में 44.21% आपका कुल वन है। तो ये कुल वन है वो कितना हो गया, 100% हो गया। अब ये 100% को 3 भाग में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और आपका अवर्गीकृत वन। तो जो कि आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो गया आपका 43.13%। संरक्षित वन कितना है, तो 40.21%। और ये आपका अवर्गीकृत वन कितना है, तो 16.66%। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको याद रखना है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। यदि आपको क्रम जमाने के लिए देता है तो सबसे पहले आपको आरक्षित वन लिखना है, दूसरे नंबर में आपको संरक्षित वन लिखना है और तीसरे नंबर में होगा आपका अवर्गीकृत वन। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिश्रित प्रकार के वन, ठीक है, सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो मिश्रित वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जसपुर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जसपुर में वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो ढाब। ठीक है, ढाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में वन जो कि कौन से नंबर में आएगा, तो तीसरे नंबर में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो वन है वो तीसरे नंबर में आता है। कितना प्रतिशत है, तो 44 कुल टोटल कितना परसेंट है, 44.21% के साथ तीसरे नंबर पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2011। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया, तो मई 2001। ठीक है, मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल योजना कब लागू की गई, तो वर्ष 2016। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की अवधि कितनी है, तो 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ हुई थी और कब तक है, तो 31 मार्च 2023 तक के। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भिलाई लौह इस्पात कारखाना का निर्माण किस योजना काल से संबंधित है, तो ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से संबंधित है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई, तो 1955 का डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 1955 और 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद 1959, ठीक है, 1959 में क्या किया गया, तो उत्पादन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्पादन प्रारंभ किया गया। यहाँ पे 1955 में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। किसकी सहयोग से, तो रूस के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। VSP भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहायता से की गई थी, रूस की सहायता से। 1955 में स्थापना और उत्पादन 1959। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपका दल्ली राजहरा, ठीक है, दल्ली राजहरा कौन सा जिला आएगा, तो ये है आपके बालोद जिला। और सेकेंड में नाम में याद रखना है आपको रावघाट क्षेत्र, ये कहाँ आएगा, तो ये आपके कांकेर जिला। ठीक है, तो दल्ली राजहरा और कांकेर जिला ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो लौह अयस्क यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है, तो ये दोनों जो क्षेत्र है आपके दल्ली राजहरा और रावघाट क्षेत्र, तो यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है किसके द्वारा, तो BSP के द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और भिलाई स्टील प्लांट एक सार्वजनिक उपक्रम का संयंत्र है, याद रखना है, सार्वजनिक का संयंत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ एग्रो एक्सपोर्ट जोन मतलब कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके सिलतरा रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो ये है आपका भोरामदेव। ठीक है, भोरामदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये उपनाम से संबंधित जो 3-4 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो ये है आपका मैन पार्ट। ठीक है, मैन पार्ट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, तो छत्तीसगढ़ कश्मीर किसे कहा जाता है, तो
तो छत्तीसगढ़ कश्मीर कहा जाता है आपके चैतुरगढ़ को, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो राजिम को। भारत का नियाग्रा किससे बोला जाता है, तो ये है आपके चित्रकूट या चित्रकूट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह है आपका कुटुमसर गुफा, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये आपके बस्तर जिला में है, ठीक है, बस्तर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथी नाच किनका पारंपरिक नृत्य है, तो सतनामी समाज, ठीक है। सतनामी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है यह नृत्य, पंथी नृत्य, ठीक है। और पंथी नृत्य जो कि इससे संबंधित कौन है, तो स्वर्गीय देवदास बंजारे, ठीक है। देवदास बंजारे का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, देवदास बंजारे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पंथी नाच जो कि सतनामी समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है और इसमें प्रमुख नाम किसका है, तो स्वर्गीय देवदास बंजारे। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपका कमार। और इसके साथ ही अन्य भी आपको याद रखना है कि कंडरा, ठीक है, कंडरा, बिरहोर और धनवार, ये सारी जो जनजातियाँ हैं जो कि टोकरी निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बेल मेटल। बेल मेटल कलाकृतियाँ मुख्य रूप से किस धातु से बनी होती है, तो कांसा और पीतल, ठीक है, कांसा प्लस पीतल आपको याद रखना है। कौन से शासक छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश से संबंधित है, तो यह है आपका सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। तो ये जो तीन नाम है सर उसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीएससी में सीजीपीएससी में आपको पूछा गया प्रश्न है और फिर से ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं। फिलहाल आप तीन नाम याद रखेंगे, सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव जिसको किसने पराजित किया था, तो जाजल देव प्रथम, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम ने इसे पराजित किया था, ठीक है, जाजल देव प्रथम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका कोरिया जिला, ठीक है, ये आपका सूरजपुर जिला और ये हो गया आपका बलरामपुर जिला। तो तीन जिलों से होकर गुजरती है आपकी 23.1/2 डिग्री रेखा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं, तो ऑप्शन में दिया था मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिलासपुर है उसको तो पहले ही कट कर देते हैं, क्योंकि बिलासपुर जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो कि आपका 28वां नया जिला है, छत्तीसगढ़ का 28वां नया जिला आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनने के बाद जो कि बिलासपुर है वो क्या हो गया, भू आवष्टिक राज्य, भू आवष्टिक जिला बन गया है, ठीक है, भू आवष्टिक जिला कौन सा नंबर, तो 10वां भू आवष्टिक जिला बन चुका है, कौन, आपका बिलासपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि बिलासपुर जो कि अब मध्य प्रदेश से संलग्न नहीं है, ठीक है, संलग्न जिला नहीं रहा है। इसके अलावा जो कि मध्य प्रदेश से संलग्न कितने जिले हैं, तो 7 जिले, कौन कौन से 7 जिले हैं, तो चलिए इसे हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये वाला जो भाग है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे हल्का सा आपका तो यहाँ आप मैप में देखेंगे ये वाला जो भाग है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और इसके बाद ये हल्का सा जो भाग है ये आपका बलरामपुर वाला, तो बलरामपुर वाले से स्टार्ट कीजिए, है आपका बलरामपुर, दूसरा आपका सूरजपुर, तीसरे में आपका कोरिया, चौथे में आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 5वें में आपका मुंगेली,
6वें में आपका कवर्धा और 7वें नंबर में आपका राजनांदगांव। तो ये 7 जिले हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश को छूते हैं, ठीक है। और चूँकि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के पश्चात आपका जो बिलासपुर है, तो बिलासपुर ये क्या है, भू आविष्टिक जिला बन चुका है, ठीक है। और कौन सा नंबर का, 10वां भू आविष्टिक जिला बन गया है। नेक्स्ट है श्री धाम अघोरी मठ, जिसका गुंबद श्री यंत्र से निर्मित है, कहाँ स्थित है, तो ये है आपके रायपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसका भी आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, श्री धाम अघोरी मठ का, ठीक है। और इसका जो गुंबद है वो किससे निर्मित है, तो श्री। नेक्स्ट है किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या है, नहर के उपयोग पर जुर्माना, ठीक है। तो नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण 1920 में कंडेल गांव में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे कंडेल नहर सत्याग्रह। और जो कंडेल नहर सत्याग्रह है कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता, ठीक है, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। और इनके जो सहयोगी जो कौन थे, तो छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव। और एक नाम और याद रखना है, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। तो पहला नाम किनका है, जो नेतृत्व करता है, सुंदरलाल शर्मा, दूसरा नाम छोटेलाल श्रीवास्तव और तीसरा नाम है आपका नारायण राव मेघावाले, ठीक है। और जो कंडेल ग्राम कहाँ पर है, तो ये है आपके धमतरी जिला। और इसी समय 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु गांधी जी आए थे, ठीक है, गांधी जी आए थे कब, 1920 में। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम आगमन था। और इनके साथ कौन आए थे, तो मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली इनके साथ आए थे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपके पीएससी में, सीजीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है, तो ये है आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्साइट जो कि आपका पाया जाता है जसपुर पाट प्रदेश। नेक्स्ट है आपका चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है, राजनांदगांव जिला। नेक्स्ट है बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। तो सबसे पहला उत्तर में पहला क्या आ जाएगा, मरहान, दूसरा टिकरा, तीसरा बाड़ी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाड़ी या माल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे माल, ठीक है, तीसरा बाड़ी या माल। और चौथे नंबर सबसे नीचे में आएगा आपका गबहार, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम पूछा जाता है, ठीक है। और सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले नंबर में आपका मरहान, दूसरे में आपका टिकरा, थर्ड में आपका बाड़ी या माल और चौथे में आपका गबहार, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो इस प्रकार से जमा कर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो दलहा पहाड़ है आपका जांजगीर चांपा जिले में। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो ऑप्शन में दिया था आपका जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो कूट था वो सही था। इसके अलावा जो कि भारतीय मानक समय रेखा आपका 82 सही 1/2, 82 सही 1/2 डिग्री, तो जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, तो 3 जिलों के नाम यहाँ पर हैं, चलिए इसे हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो ये है आपका 82 सही 1/2 डिग्री, जिसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो 7 जिले। पहला जिला है आपका सूरजपुर, दूसरा है आपका कोरिया, तीसरे नंबर में है आपका कोरबा, चौथे नंबर में जांजगीर चांपा, 5वें नंबर में आपका बलौदाबाजार, 6वें नंबर में आपका महासमुंद और ये 7वें नंबर में है आपका गरियाबंद। तो इस प्रकार ये 7 जिलों से होकर गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। और कितने तहसील से होकर गुजरती है, तो कुल
15 तहसील से होकर गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 7 जिलों से, ठीक है, 7 जिलों से और कितने तहसील से, तो आपके 15 तहसील से, ठीक है। इसी प्रकार जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कितने जिलों से, तो कर्क रेखा जो कि आपके 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, और आपके 7 तहसील से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 82 सही 1/2 डिग्री मानक रेखा, और ये हो गया आपका 23 सही 1/2 कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, तो ये है सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपके 2012-13 में, ठीक है। अभी इसका लेटेस्ट आंकड़ा अगर होगा तो मैं इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। फिलहाल अभी जो कि आपको याद रखना है 2012-13, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है, तो यह है आपका दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू की गई है, तो डेट याद रखना है 28 अगस्त 2014। अगला पॉइंट दिया है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना का उत्पादन क्षमता क्या है, तो 120 मेगावाट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मिनी माता हसदेव बांगो डैम, ठीक है, जिसमें जल विद्युत क्या है, जल विद्युत परियोजना, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट। नेक्स्ट है आपका, मैन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था, तो 1962, ठीक है। तो 1962 का जो डेट है वो याद रखेंगे, ठीक है, सन याद रखेंगे कि 1962 में मैन पार्ट में तिब्बतियों को बसाया गया था, ठीक है। और जो कि आपका मैन पार्ट, तो मैन पार्ट को क्या बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है, ठीक है, या छोटा तिब्बत भी बोला जाता है इसे, ठीक है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। रामस्व मेघ की रचयिता कौन है, तो रामस्व मेघ के रचयिता कौन है, तो रेबा राम बाबू। अगला पॉइंट देखते हैं, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं, तो बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ माह में, ठीक है, आषाढ़ मास या आषाढ़ माह में मनाया जाता है गोंचा पर्व। अगला क्वेश्चन है, झारा शिल्पकार द्वारा निर्मित शिल्प कौन सी है, तो झारा के द्वारा निर्मित जो शिल्प है वो कांस्य शिल्प कला है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हितग्राही का योगदान छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत है, तो यह है 14%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कमर छठ व्रत या हल षष्ठी व्रत कौन रखती हैं, तो ये है संतानवती माताएं, ठीक है। संतानवती जो माताएं हैं वे अपने पुत्र के लिए या संतान के लिए कमर छठ या हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है हरतालिका, ठीक है, हरतालिका, या इसको आप क्या बोलते हैं, तीजा, ठीक है, तीजा। तो इसमें पति के लिए महिलाएं जो है वो अपने पति के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं, ठीक है, व्रत रखती हैं पति के लिए। अपने विवाहित महिलाएं जो अपने मायके जाकर पति के लिए व्रत रखती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी याद रखेंगे, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये है आपका कवर्धा जिला, ठीक है। तो कवर्धा जिला, तो यहाँ पर आप मैप से देख सकते हैं, ये जो है आपका मुंगेली के जस्ट नीचे है, ये आपका कवर्धा जिला है, ठीक है। और कवर्धा जिला जो कि यहाँ पे क्या है, मैकल पर्वत रेंज, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है वो क्या है, आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में गौरा गौरी विवाह उत्सव मनाते हैं, तो आंसर है आपका दीपावली, ठीक है। और दीपावली के समय को और कौन कौन से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो फर्स्ट में याद रखिएगा सुवा नृत्य, ठीक है, सुवा नृत्य या गीत। सेकंड नंबर में राउत नाच, ठीक है, राउत नाच जो महोत्सव है आपका दीपावली के समय ही होता है, ठीक है। और थर्ड नंबर में आप याद रखेंगे मातर त्यौहार, ये भी यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, यादव समाज के द्वारा। तो मातर त्योहार,
ठीक है। और आपका गौरा गौरी विवाह उत्सव, तो ये सारे जो नृत्य महोत्सव है, ठीक है, तो ये सारे उत्सव आपके दीपावली के समय मनाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जो सुबह जो नृत्य है या गीत है, तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुबह नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं और इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापड़ी बजाकर नृत्य किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है आपका मूरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो आंसर है आपका ककसाड़ नृत्य, ठीक है। ककसाड़ नृत्य जो कि किसके द्वारा किया जाता है? तो मूरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो कि मूरिया जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो मांदरी, ठीक है, मांदरी नृत्य किया जाता है। सेकंड नंबर में आपको याद रखना है एबाल तोड़, एबाल तोड़, ठीक है, एबाल तोड़ नृत्य। थर्ड नंबर में कौन सा है? तो गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य या इसी को डिटोम भी कहा जाता है, डिटोम, ठीक है, डिटोम। चौथे नंबर में है आपका फुल्की पाटा, फुल्की पाटा। पांचवें नंबर में माओ पाटा, माओ पाटा। छठे नंबर में आपका घोटुल पाटा, घोटुल पाटा। ये सारे जो कि आपके मूरिया जनजाति, मूरिया या मूरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे नृत्य आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका बसदेवा गायन का कथानक क्या है? तो यह है आपका श्रवण कुमार, ठीक है। बसदेवा गायन जो कि आपके श्रम का कथानक कौन है? तो यह है आपके श्रवण कुमार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में, ठीक है, कहाँ की बात की जा रही है? रायपुर की। तो रायपुर में नमक कानून भंग किया। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो चार नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ये चारों नाम जो कि आपके रायपुर में नमक कानून इन्होंने क्या किया था? तोड़ा था, ठीक है। कब? 15 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। और तीसरा जो कथन था, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या था? गलत था। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ठीक है। एक नाम महेंद्र है, एक का नाम महेंद्र और दूसरा नाम आप याद रखेंगे व्याघराज, व्याघ्रराज, ठीक है। यहाँ पे कौशल का राजा कौन है? महेंद्र। और यहाँ पे व्याघ्रराज जो कि महाकांतर के शासक थे, महाकांतर के शासक व्याघ्रराज। तो ये दो लोगों को छत्तीसगढ़ में इन्होंने हराया था, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश और शासक। तो यहाँ पे राजश्री तुल्य वंश, तो राजश्री तुल्य वंश के शासक का नाम है भीमसेन प्रथम, ठीक है। नर वंश से संबंधित कौन है? तो ये है आपका भवदत्त। सरभपुरी वंश से कौन संबंधित है? तो आपका प्रसन्न मात्र। और पांडु वंश से संबंधित है आपका तीवरदेव, ठीक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति का नाम क्या था? भास्कर पंत, ठीक है। और रतनपुर पर आक्रमण किया, तो इन्होंने रतनपुर पर आक्रमण किया था, ठीक है। रतनपुर में कौन से वंश का शासन था? तो कलचुरी वंश का शासन था, ठीक है, कलचुरी वंश का शासन था। वहाँ पे राजा कौन था? तो रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह राजा था। कब की बात है? तो ये बात है 1741 ईस्वी की बात है। और चूँकि जो रघुनाथ सिंह जो है, कचूरी शासक रघुनाथ सिंह, वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था?
जो रघुजी भोसला के जो सेनापति है भास्कर पंत, उनके सामने उन्होंने समर्पण कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। तो इसलिए जो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, अन्य जो दो कथन है वो क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, तो चूंकि आपके रतनपुर के जो राजा हैं, कलचुरी वंश के जो शासक हैं रघुनाथ सिंह, उन्होंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, और यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ था तो यहाँ पे मरने और मारने वाली कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है कि रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, तो चूँकि उन्होंने समर्पण कर दिया था। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में कौन से संगठन स्थापित हुए हैं? तो 1870 से 1900 तक के आपके रायपुर जिले, किस जिले की बात हो रही है? रायपुर जिले में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 जो है, ठीक है, 4 संगठन स्थापित हुए थे। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 बार इस डेट के साथ रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। लिटरेरी एवं साइंटिफिक एसोसिएशन, मालवी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको 50+ क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।